Hello student, welcome back to the another session of the lesson development in economics. So हमने previous chapter में हमने किया था कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो हमारे जो नेशन के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, कंट्रीज को आपस में मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जो होती है उसको एज अ क्राइटेरिया यूज करता है। बट एक नेशनल इनकम जो है या जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो एक कंट्री के डेवलपमेंट को पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं करती, क्योंकि उसके भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। चलो मनी है, ठीक है, तो वो ये नहीं बता सकती कि हर लोग का जो डेवलपमेंट है या हर कोई बंदा है वो कितना पैसा कमा रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का लोगों के अंदर। तो ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, ये इसको डिस्क्राइब नहीं करता। तो आज हम उसी के बारे में फर्दर इस चैप्टर में करेंगे। तो आते हैं लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, मतलब हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या जो एवरेज इनकम है जिसको वर्ल्ड बैंक एज ए क्राइटेरिया यूज करता है कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, तो उसके भी कुछ लिमिटेशन है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसमें भी बहुत सारी कमी है। क्या कमी है? देखो, मतलब ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट मेंशन्ड बाय वर्ल्ड बैंक। मतलब जो मनी है, जो इनकम है, ठीक है, वो अलग अलग लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो मेंशन नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता। अभी ये देखो, सभी लोगों की इनकम एक जैसी नहीं है। पर कैपिटा इनकम में तो हम ये लगाते हैं कि एवरेज इनकम इतनी है, इसका मतलब क्या है, जितनी पॉपुलेशन है उसकी इनकम इतनी ही है, पर सभी लोगों की क्या इनकम उतनी है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो मतलब जो हमारी नेशनल इनकम है वो एक नेशन के डेवलपमेंट के पूरा जो डेवलपमेंट है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। अभी देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जो ये देखो कंट्री ए है, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दो कंट्री का। अभी कंट्री ए है तो वहां पे पर्सन 1 है, उसकी भी इनकम कितनी है, 100 रुपीज है। पर्सन 2 है, उसकी इनकम भी कितनी है, 100 रुपीज है। पर्सन 3 की भी 100 है, 4 की भी 100 है और 5 की भी 100 है। मतलब टोटल कितनी आ गई, 500 आ गई। समझ लो, ये 500 अगर नेशनल इनकम है तो एवरेज इनकम कितनी आएगी, मतलब 500 अपॉन 5, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ गई एवरेज इनकम 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे मतलब हर पर्सन की इनकम सेम है, एवरेज इनकम भी सेम आ गई, 100 आ गई, हर पर्सन की इनकम भी सेम है। मतलब ये जो कंट्री ए है यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। क्लियर? बट अगर हम उसी को कंपेयर करेंगे कंट्री बी से, तो कंट्री बी में क्या बताया गया है कि जो पर्सन 1 है उसकी इनकम है 10 रुपीज, ओके। पर्सन 2 है उसकी है 20, पर्सन 3 है उसकी है 40, पर्सन 4 है उसकी है 30 और पर्सन 5 है उसकी है 400। मतलब यहाँ पे पर्सन 1, 2, 3, 4 की इनकम जो है वो बहुत ही कम है, बट पर्सन 5 की इनकम है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंडिया में कुछ पूंजीपति लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो इसका भी अगर हम देखते हैं तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 500। तो वो ये अगर हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 500 को टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 100, ठीक है। अभी ये देखो, इसका ये क्या शो कर रहा है, 100, एवरेज इनकम 100 आ रही है, तो क्या ये बता रहा है कि पर्सन की भी 100 है, पर्सन 2 की भी 100 है? नहीं ना, मतलब ये मेंशन कर रहा है कि पर्सन 1 की इनकम है। ये क्या दिखा रहा है कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है, कंट्री बी की 100 है। क्लियर? अभी हमें इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि पर्सन 1 की इनकम कितनी है, पर्सन 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, 4 की कितनी है और 5 की कितनी है। तो इसीलिए जो हमारा ये क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, ये पूर्ण रूप से मतलब डिफाइन नहीं कर पाता कि एक कंट्री क्या है, डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। अभी इससे क्या होता है, द इकोनॉमी ऑफ कंट्री कैन नॉट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि उस पर्सन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है,
कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो हम पर कैपिटा इनकम अकेले को क्राइटेरिया लेकर नहीं चल सकते। अभी ये देखो, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की लिमिटेशन है, यही है कि पर कैपिटा इनकम हर एक पर्सन की इनकम को डिटरमाइन नहीं कर पाता, उसे बता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे मेंशन नहीं करता। अगर आगे देखें, अदर क्राइटेरिया अदर देन इनकम, मतलब ऐसे क्राइटेरिया जिनको इनकम के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया है? वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, IMR। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMR क्या होता है? देखो, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो शिशु होते हैं 0 to 1 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इन्फेंट कहेंगे, ओके। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब ये उन बच्चों की नंबर बताता है जो 1 साल के होने से पहले ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, मतलब डाई हो जाते हैं। अब प्रोविजन ऑफ 100 चिल्ड्रन, अभी इसमें 1000 मतलब 1000 बच्चों में, ठीक है, 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर 0 to 1 ईयर्स तक आते आते जितने बच्चे जो डाई हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो हमारा किस में आ जाता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आ जाता है। तो मान लो कि 1 साल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चों में से अगर 28 जो बच्चे हैं वो क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई, ओके, डेथ हो गई है बिफोर 1 ईयर्स, मतलब 1 साल तक आते आते, ठीक है। तो बच गए कितने? तो ये जो 28 है ये हमारा क्या रहेगा? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रहेगा, ठीक है। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतनी ही कंट्री डेवलप मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी डेवलप? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कब कम होगा? जब वहाँ के उस कंट्री के लोग वेल एजुकेटेड होंगे। वेल एजुकेटेड है तो इसका मतलब हेल्थ केयर वहाँ की अच्छी होगी, ठीक है, वो बेटर एनवायरनमेंट उनको मिल रहा होगा, बेटर जो है बैलेंस डाइट उनको मिलती होगी। तो ये सारी चीजें, मतलब अगर एजुकेशन अच्छी है तो हर चीज क्या होती जाएगी? इम्प्रूव होती जाएगी, जिससे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी इम्प्रूव होगा। अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, इसका मतलब वो कंट्री क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें क्राइटेरिया क्या यूज करते हैं? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ठीक है। एक कंट्री को की जो लिटरेसी है, मतलब वहां पे रहने वाले एजुकेटेड लोग कितने हैं, वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, ये भी डिटरमाइन करती है कि वो कंट्री जो है उसमें रहने वाले सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो, लिटरेसी रेट क्या करता है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन, मतलब ये लिटरेट पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को मेजर करता है इन द 7 एंड अबाव एज ग्रुप, मतलब 7 साल और 7 साल से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है, जो लिटरेट है, तो ये उसको क्या करता है? मेजर करता है कि 7 साल से ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो हमारी लिटरेसी रेट को क्या करता है? डिफाइन करता है। नेक्स्ट अगर हम इसका क्राइटेरिया यूज करेंगे तो वो है हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। क्लियर? अटेंडेंस रेशो, तो ये अटेंडेंस रेशो हमें क्या बताता है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उन लोगों की बच्चों की संख्या ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15, मतलब 14 से 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी संख्या बताता है 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज, मतलब जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अटेंडेंस रेशो मतलब जो एनरोल है, जिनका एडमिशन हो चुका है, 14 से 15 साल के बच्चे जिनका एडमिशन स्कूल्स में हो चुका है और जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो एनरोल हो चुके हैं, तो ये उन बच्चों की क्या दिखाता है? उनकी एक परसेंटेज दिखाता है ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज, मतलब 14 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में हो चुका है या एडमिशन स्कूल में हो चुका है। तो विद इन अ ईयर ये उसकी क्या बताता है? परसेंटेज बताता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? नेट अटेंडेंस रेशो कहेंगे।
अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टेट है हरियाणा, केरला और बिहार हमने ले लिया है। क्लियर? तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, तो हरियाणा स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,80,174 रुपीज पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति की इनकम। ओके, एवरेज इनकम। अगर हम केरला की बात करते हैं तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,63,475 रुपीज। ये इनकी क्या है? पर कैपिटा इनकम है। बिहार की बात करते हैं तो ये है 34,409 रुपीज। क्लियर? तो पर कैपिटा इनकम से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हरियाणा स्टेट है वो क्या है? सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब इसका डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है। केरला है वो सेकंड नंबर पे है, इससे कम है। और बिहार जो है वो बहुत ही, उसकी पर कैपिटा इनकम कम है, तो वो लो इनकम वाला क्या है? स्टेट है। क्लियर? ये तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया बता रहा है कि जो बिहार है वहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, मतलब वो पुअर है। अगर हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कितना है? 30, मतलब 1000 बच्चों में से 30 बच्चे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? अगर केरला की बात करें तो उसका है 10 और बिहार की बात करें तो उसका है 35। मतलब यहाँ पे अगर हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो केरला जो है वो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट उसकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है कि केरला में हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, सैनिटेशन सिस्टम है, प्योर वाटर सप्लाई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है। अगर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, केरला का 94% है और बिहार का 62% है। मतलब सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग कहाँ पे है? केरला में है। केरला में अभी अबाउट मतलब 100 के आसपास ही इनका क्या हो चुका है? लिटरेसी रेट हो गया है, क्योंकि इंडिया में केरला ही ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या है? लिटरेसी रेट है। ओके, तो केरला यहाँ पे देखो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये हरियाणा से कम है, बट अगर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट देखें तो भी केरला क्या है? 1 नंबर पे है। लिटरेसी रेट देखें तो भी 1 नंबर पे है। और नेट अटेंडेंस रेशो की बात करते हैं तो केरला का ही नेट अटेंडेंस रेशो सबसे ज़्यादा है। मतलब इनकम के अलावा अगर हम और क्राइटेरिया देखते हैं तो केरला जो है वो क्या है? लीडिंग स्टेट है किसमें? डेवलपमेंट में। क्लियर? तो ये हमें क्या दिखा रहा है ये एग्जाम्पल कि पर कैपिटा इनकम के अलावा, पर कैपिटा इनकम नहीं डिसाइड कर रही कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार हुआ है, उनका सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। क्लियर? तो उसके लिए हम अदर क्राइटेरियाज भी यूज करते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया हम क्या यूज करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब बर्थ के समय पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब ये क्या बताता है? एक एवरेज बताता है। एक्सपेक्टेड लेंथ मतलब एक बर्थ के टाइम पे जो मनुष्य है उसका जीवन कितना लंबा है, तो ये उसको क्या करता है? डिसाइड करता है। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया अदर देन इनकम। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट में। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो मतलब वर्ल्ड बैंक जो है अपना क्राइटेरिया के लिए क्या यूज कर रहा है? नेशनल इनकम यूज कर रहा है। बट अगर हम UNDP की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पब्लिश करता है क्या? हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर? UNDP क्या पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट किसके अंडर में पब्लिश करता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स होता है, वो हमें शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो UNDP जो है वो क्या कंपेयर करता है? वो
वो कंपेयर करता है कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल, कि उस कंट्रीज को कंपेयर कर रहा है किसके हिसाब से, एजुकेशन लेवल के हिसाब से, कि वहां पे एजुकेशन लेवल कितना है, इंडिया का एजुकेशन लेवल कितना है, यूएसए का एजुकेशन लेवल कितना है। तो यूएनडीपी उनको क्या करता है, कंपेयर करके बताता है। साथ में सेकेंड क्राइटेरिया ये कौन सा यूज करता है, हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ जो हमारा स्टेटस है उसको भी ये क्या करता है, अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करता है। और नेक्स्ट हमारा पर कैपिटा इनकम है ही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ, इन सभी चीजों को यूएनडीपी क्या करता है, एज ए क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम कैसे मेजर करते हैं डेवलपमेंट का, तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं कॉन्सेप्ट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, क्लियर। अभी बॉडी मास इंडेक्स का यूज हम क्यों करते हैं, यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड। हम इसका यूज करते हैं ये देखने के लिए कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, सिटीजन है, वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, या फिर वो क्या है, ओवर वेट है, क्लियर, ओवर वेट। तो इन तीनों चीजों को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का। तो बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि वो पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवर वेट है। अभी इसके लिए हम मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, फर्स्ट हम यूज करते हैं वेट, मतलब उस पर्सन का वेट कितना है, और वेट को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, क्लियर। सेकेंड हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हाइट का, और हाइट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। मतलब बॉडी मास इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर इस पर्सन की हाइट इतनी है और उसका वेट इतना है तो वो बॉडी मास इंडेक्स कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, BMI इज इक्वल्स टू वेट इन केजी एंड हाइट मीटर स्क्वायर, क्लियर। हाइट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, क्लियर। अभी समझ लो, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे मतलब 25 है, यहाँ पे 1 मीटर हाइट है, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 25 ही आ गया, क्लियर। बॉडी मास इंडेक्स कितना आ गया, 25। तो जो बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 है तो वो कितना क्या हो जाएगा, नरिश्ड पर्सन का आएगा। अभी ये देखो, अगर बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18 है तो वो लोग बच्चे जो है या सिटीजन है वो किस में आ जाएंगे, अंडर नरिश्ड में आ जाएंगे। क्लियर, अंडर नरिश्ड में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मोर देन 25 है तो वो लोग क्या आ जाएंगे, ओवर वेट में आ जाएंगे। अगर बिटवीन 18 और 25 है तो वो लोग क्या है, वो लोग नरिश्ड हैं। तो ये बॉडी मास इंडेक्स हमें ये बताता है कि किस कंट्री के लोग जो है वो कितने लोग जो है नरिश्ड कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग वहाँ के ओवर वेट में आते हैं और कितने लोग वहाँ के अंडर नरिश्ड में आते हैं। अगर नरिश्ड कैटेगरी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे उस कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के सिटीजन का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, मतलब उनका स्टेटस बहुत अच्छा है। तो ये हमारा हो गया BMI। अभी इसके बाद हमारी दो टॉपिक और रह जाते हैं, एक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सेवाएं, जो जिसके बारे में हम 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू इट्स सिटीजन्स, क्लियर। पब्लिक आ गया ना, सार्वजनिक, जो सार्वजनिक चीजें होती है या सार्वजनिक जो फैसिलिटीज होती है उसको कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। प्राइवेट अलग होती है और पब्लिक अलग होती है। पब्लिक फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है कि मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम पैसे की बात करें, पर कैपिटा इनकम हमें ये बता रही है कि उस कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है, मतलब
प्रति व्यक्ति आय क्या है। बट हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो पैसे से हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते, ठीक है। क्या पैसे से हम हमारा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? हम देखो डेली कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लियर, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे। क्या हम पैसे से उस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को खरीद सकते हैं? क्या पैसे से हम हमारा हेल्थ खरीद सकते हैं? अगर मैं पढ़ूंगी नहीं, ठीक है, और मैं पैसा देके क्या मेरी एजुकेशन खरीद सकती हूँ? क्या नॉलेज खरीद सकती हूँ? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस है, क्या हम वो पैसे से ठीक कर सकते हैं? ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है, हाँ लग जाती है वो, है ना, क्या हम पैसे देकर के हमारे मत लगना? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। अभी ये देखो जैसे कि कोरोना वायरस वगैरह चला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या ये डिजीज जो है इसको हम पैसा देकर रोक सकते हैं क्या कि भाई हम कोरोना वायरस पैसा ले लो और हमारे पास मत आना? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक फैसिलिटीज में आती है, ये गवर्नमेंट क्या करता है, इसे प्रोवाइड करता है। अभी पब्लिक फैसिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? पब्लिक फैसिलिटीज में जैसे कि आ जाती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय टू इट्स सिटीजन्स। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो वहां उस कंट्री में रहने वाले लोगों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक फैसिलिटीज कहेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्लियर, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, हेल्थ केयर हो गया, फिर है वाटर फैसिलिटीज, मतलब जो वाटर अगर गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तो वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, ठीक है, कंटैमिनेटेड नहीं होना चाहिए, दूषित पानी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये किस में आ जाती है? पब्लिक फैसिलिटीज में आ जाती है। अगर मेन गोल अगर हम गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट जो है हमें पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है ना, मेन ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रही है, किस लिए? टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है ना, सिटीजन्स और बिजनेस टू जो लोगों सिटीजन्स है। मेन गोल क्या है इसका कि ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को एंड बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस को प्रोवाइड करती है टू मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसको मैनेज करने के लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? मेन गोल होता है किसका? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है टू मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। अभी आगे बात आती है हाउ डज गवर्नमेंट मैनेज जो है प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज को कैसे प्रोवाइड करती है?
देखो पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कैसे मतलब क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर बात करें हम गवर्नमेंट की तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये क्या करती है, कलेक्ट करती है किससे, वहां पे रहने वाले सिटीजन से, ताकि उन टैक्सेस का वो यूज कर सके क्या करने के लिए, टू फाइनेंस पब्लिक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस का यूज करती है टू फाइनेंस पब्लिक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। मतलब पब्लिक के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है, डैम वगैरह बनाती है, रोड्स बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, ब्रिजेस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, डैम्स वगैरह बना, कैनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है ताकि जो है इरिगेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक वर्क के लिए जो है टैक्सेस को कलेक्ट करती है फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कई बार क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो पीपीपी मॉडल का यूज करती है। क्लियर, पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट फैसिलिटीज, ठीक है। इस मॉडल का यूज करती है ताकि वो क्या कर सके, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू द सिटीजन, to provide basic facilities to its citizens। क्लियर, गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है, ट्रिपल पी मॉडल का यूज कर रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है ताकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी क्या हेल्प कर सके, उस सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर हम बात करें कि व्हाई पब्लिक फैसिलिटीज, हमें पब्लिक फैसिलिटीज की क्यों जरूरत है, ठीक है, क्या क्यों है हमें पब्लिक फैसिलिटीज जरूरत, क्योंकि देखो ऐसी होती है, why public facilities, okay। why public facilities, क्यों। अब ये देखो अगर वाटर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो अगर वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनीज अगर हमें वाटर सप्लाई करेंगी तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वेलफेयर के लिए काम करती है। बट प्राइवेट कंपनीज किसके लिए काम करती है, अपने प्रॉफिट के लिए। वो ये नहीं चाहेगी कि उनका लॉस हो। अगर वो वाटर सप्लाई का अगर उनके पास उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अगर वो वाटर सप्लाई करेगी तो वो उसके हाई चार्जेस लेगी। तो हमारे जो समाज है, सोसाइटी है, उसका एक ग्रुप ऐसा है जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि उस कंट्री में रहने वाले हर एक सिटीज़न उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। और ये क्या करता है, पब्लिक फैसिलिटीज कलेक्टिवली अगर हम इसको देखें तो वो क्या हो जाता है, चीप हो जाता है, ठीक है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल व्हीकल की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमें क्या पड़ता है, चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो कलेक्टिवली इट मेक्स इट चीप। सेकेंड जो है हमारे कंट्री का जो परफॉर्मेंस है ऑफ अदर क्राइटेरिया है उसको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। improves performation of other criteria। क्लियर, अदर जाता है जैसे हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आ जाता है, क्लियर, हमारा लिटरेसी रेट आ जाता है,
तो इन चीजों को अदर जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो है, तो ये क्या करता है, पब्लिक फैसिलिटीज अगर हमें मिल रही है तो हम इन चीज के परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, किसके कारण, पब्लिक फैसिलिटीज के कारण, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, चीप होती है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज मतलब अगर हमें हमारी नीड है तो नीड के हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट हमारी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। अभी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट इस तरह से हो जिसके कारण हम क्या कर सके, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी हो और डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो एनवायरमेंट का किसी भी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब नहीं हम जो है एनवायरनमेंट को डैमेज करें, नहीं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें, तभी हम उस चीज को क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। और इसके साथ साथ क्या आ जाता है, एंड शुड, मतलब इसमें एंड शुड नॉट comprises the need of future generation। ठीक है, मतलब इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, कंप्राइजेज नहीं करना चाहिए किसके नीड को, फ्यूचर जनरेशन की नीड को। अगर ये चीजें हैं तो ये हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अगर देखो हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे, तो हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन जो है उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा। मतलब फिर आगे आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें हमें फ्यूचर को देखकर, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को देखकर ही हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का यूज करना है, और ऐसे यूज करना है जिससे हम जो है हमारे रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट को बिल्कुल सेफ रखें। अभी अगर हम चैलेंजेस की इसकी बात करते हैं, अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो देखो जो कंजप्शन है, ठीक है, जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है। कंजप्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिग्रेड जो है, डिग्रेडेशन भी क्या है, बहुत ज्यादा है। जितना हम कंजप्शन करेंगे, जितना हम कंज्यूम करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, डेप्लीटेशन करेंगे किसका, रिसोर्सेज का। अगर हम इसमें एक एग्जांपल की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखा होगा, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो ग्राउंड 1/3 पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है कि ग्राउंड वाटर का बहुत ही ज्यादा ओवर यूज कर रही है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो जब यहाँ पे इरिगेशन
करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है और जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के लिए भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसका ओवर यूज करके हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, जिसके कारण फ्यूचर जनरेशन जो है वो क्या मतलब उसकी नीड्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा क्रूड ऑयल जो है हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कि इतना ज्यादा हम उसका यूज कर रहे हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल रिसोर्सेज है वो कुछ मतलब 45 साल, आने वाले 45 साल तक ही हम उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमें अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा एफिशिएंट तरीके से यूज करना है, प्लानिंग बनानी है। जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ के आ चुके हैं, पहले हमें प्लानिंग करनी है, फिर हमें रिसोर्सेज को उस हिसाब से क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। फिर हमें जो है फाइंड फ्रेश रिजर्व ऑफ वाटर, हमें वाटर को और भी मतलब उसके जो फ्रेश रिजर्व है उनका यूज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है उसको हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए वाटर की अगर हम बात करते हैं। फिर फर्दर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे कि इनोवेशन आइडियाज है, हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम रिसोर्सेज का कम से कम यूज कर सके। अभी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी जगह पे हम क्या यूज करें, अल्टरनेटिव का यूज करें, जैसे कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो स्टूडेंट आज का लेसन हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।